Hello, dear candidate. I am Rohit Srivastava. I welcome you all at our Crack Merchant Navy YouTube channel. तो हम लोग सारे के सारे इस बात पर जुट चलते हैं कि आज से हम लोग अपना IMU CET का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तुम सारे के सारे स्टूडेंट जो अपनी मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हो और DNS डिप्लोमा नॉटिकल साइंस या BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक इन मैराइन इंजीनियरिंग, इन 3 कोर्सेज के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम सारे के सारे अपना प्रीवियस ईयर का IMU CET के क्वेश्चंस के डिस्कशन के हमारे वीडियोस को जरूर देखो। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें हमारा जो है इंग्लिश का भी वीडियो पड़ा है ना, साथ में फिजिक्स का भी प्रीवियस ईयर का IMU CET के क्वेश्चंस का भी वीडियो है, और मैं तो तुम्हारा मैथ्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ। तो तुम जितने भी कैंडिडेट हो, जो तुम्हारे साथ वाले कैंडिडेट जो IMU CET की प्रिपरेशन करा रहे हो या कर रहे हो, तो उनको क्या करना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि वो भी है थोड़ा सा हेल्पफुल फील करे अपने आप को। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं पिछले साल के पेपर के पहले क्वेश्चन से। है ठीक, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पिछले साल के पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन ये रहा। तो तुम्हारे पास में जो है क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि fx इज इक्वल टू x मॉड एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा। यानी कि इसमें उन्होंने पूछा था तुमसे, ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो पूछ रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा कि क्या रहेगा। तो मेरा तुमको ये सजेशन है कि पहले तुम अपने फंक्शन में ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से करने का मतलब हो गया कि तुम्हारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x की वैल्यू मॉड में, ठीक है। तो इसको तुम एक बार अगर अपने फंक्शन को ग्रेटर देन 0 लोगे, है ना, और एक बार अपने फंक्शन को अगर तुम लेस देन 0 लोगे, तो तुम्हारी मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव में ओपन होगी। इसका मतलब कि अगर तुम लोग इसको ये ग्रेटर देन 0 पे ओपन करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x इंटू माइनस का x प्लस का x, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू माइनस का x। तो जब ये पहले वाले कंटेंट को तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, और दूसरे वाले कंटेंट को जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, वो भी निगेटिव वैल्यू। तो कंटेंट में तुम्हारा जो LHD है वो RHD के इक्वल नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो लेकिन कि LHD RHD में जब तुम लोग वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करने पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और जब जो दोनों ही वैल्यू 0 हो गई तो LHS RHS LHD RHD LHL RHL, यानी ये वर्ड पे क्लियर करो, एक हो गया तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक हो गई राइट हैंड लिमिट, ये बराबर हो गई। एक हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक हो गया तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये भी बराबर हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में LHD RHD के इक्वल हो तो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि तुम्हारा ये फंक्शन जो है हो जाएगा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर x इज इक्वल टू 0 का कंटेंट इस क्वेश्चन में नहीं होता तब ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता, क्योंकि x की जगह अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो ये देखो, ये आ गया प्लस का 1, ये आ गया माइनस का 1, और प्लस 1 माइनस 1 इक्वल नहीं होता है, तब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता। तो अभी के लिए डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक और बात बताता हूं मैं, फ्यू ऑफ यू स्टूडेंट, है ना, तुम में से कई स्टूडेंट का ये भी है कि सर इसमें तो दिया है कि कंटिन्यूअस, तो सर ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, और सर ये साथ ही साथ में डिफरेंशिएबल भी है। तो बॉस कौन था, ये बात फोकस करो। बॉस है डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद आया कॉन्टिन्यूटी। तो पहला तुमको बॉस पे टिक करना है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ओके, चलो फिर अगले पे देखते हैं हम लोग। तो अगले वाले में हमारे पास में कंटेंट जो चलेगा, है ना, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि A एंड B आर 2 इवेंट्स। तो आओ जरा सा इसको देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी तुम्हारे को A की दी हुई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे को B की दी हुई है, और तुमसे प्रोबेबिलिटी A अपॉन B भी दिया हुआ है। तो तुम लोग क्या करोगे,
प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करोगे तो यहां पर तुम मेंशन कर दोगे 0.5 और सामने करोगे प्रोबेबिलिटी ए कॉमन बी ऐसा, और उसके नीचे प्रोबेबिलिटी बी का मेंशन करोगे 0.2। तो जब इसको तुम इनटू करोगे तो यहां पर आ जाएगा 0.01, यानी ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए कॉमन बी की वैल्यू। ठीक है, यहां तक ओके करो पहले तो। डन। अब हमारे पास ये आ गया है, तो देवर आस्किंग, ये देखो ये पूछ रहे हैं, मतलब वो तुमसे पूछ रहे हैं इसकी जगह पर कि प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी और दोनों पे लग गया ऐसे डैश, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसी को देख देख के मैं बना रहा हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी डैश, ऐसे हो जाएगा। तो एक हम लोगों की चलती है डिमाइवर थ्योरम। तो डिमाइवर थ्योरम में क्या होता है क्लियर करना, फिर आते हैं उस पेज पर। डिमाइवर थ्योरम में होता है कि ए यूनियन बी का डैश ये अलग अलग ए इंटरसेक्शन बी डैश इसके बराबर होता है। तो यानी अगर मैंने तुमसे पूछा, अगर तुमसे पूछा कि मेरे को ये बताओ कि क्या होता है, ठीक है, तो तुम इसका मतलब पहले अपने क्वेश्चन में से यूनियन निकालोगे, और यूनियन ए यूनियन बी डैश का मतलब तो मैं ये बता रहा हूं, ये तो डी मॉर्गन थ्योरम हो गई, डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा। अब बात आई कि अगर ए यूनियन बी की तुमको प्रोबेबिलिटी पता हो, है ना, तो अगर उसको तुम 1 में से माइनस करते हो तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट, ये नॉट का आ जाएगा। तो यानी पहले तुम ये क्लियर करो कि अपने पीछे वाले क्वेश्चन में पहले ये प्रोबेबिलिटी पता चल जाए, तो उसके लिए अपन को ए यूनियन बी का निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, और फिर उसको एक में से माइनस करना पड़ेगा। तो अभी इस पेज पर पहले ये कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर पिछले पेज पर अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो, यानी कि अपन को ए यूनियन बी अगर इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो एक तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि पी ए इंटू पी बी अगर हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट हो तब इससे आ जाता है, ठीक है। लेकिन रुको 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 1 मिनट, है ना, यहाँ पे नहीं, इसको हटा देते हैं, है ना। अब पहले पिछले ही पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो पिछले पेज के कंटेंट के अकॉर्डिंगली तुम लोगों को अभी ये कंटेंट चाहिए, है ना, ये वाला कंटेंट चाहिए और ये वाला कंटेंट चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बी नॉट की बात करता हूं मैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बी की दी है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी बी नॉट हो जाएगी 1 माइनस 0.2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में ये 1 में से माइनस करके बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.8, ठीक है। तो ये मेरा तो ये कहना है, मेरी गुड एडवाइस सुनो तुम लोग। अब जब ये आ गया है ना, तो सीधी सी बात है, जिसके नीचे ऑप्शन में 8 होगा उसको तुम लोग टिक कर देना और वो तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आओ करने में क्या करा जाए वो देखा जाए। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है, तो ये होता है ए नॉट की प्रोबेबिलिटी अगर तुम लोग निकालोगे ऐसे तो ये आ जाएगी 0.4, ठीक है, और बी नॉट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तुम लोग तो ये आ जाएगी 0.8। तो अगर यहाँ पर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया है तो ये तुम लोग लिख लो, ये हो जाएगा पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट के, ठीक है, यानी 0.4 इंटू 0.8 और अपॉन में 0.8। तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, 4/10 यानी 2/5। ये तो तुम्हारा ऑप्शन में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.4, जिसको हम लोग कट करेंगे तो 4/10 यानी कि 2/5। तो अपने पास में इसमें ऑप्शन ये वाला जो मैं है ये हटा रहा हूं, ठीक है। एक में यहां पर अभी 4/10 कर दे रहा हूं। एक बार अभी हम लोग क्वेश्चन का करेक्शन देख लेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को रीडिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर से तुम लोग क्लियर कर लो कि मैंने क्या बताया, फिर से क्लियर करो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे सर को पता करना है प्रोबेबिलिटी और यहां पर ये गलत प्रिंटेड है ना, प्रोबेबिलिटी ए नॉट अपॉन बी नॉट ये पता करना था। तो मैं तुम्हारे सर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए नॉट, है ना, और इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी नॉट और अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी नॉट, ऐसे। तो इसमें मैं ये कह रहा था
कि अगर तुमको ये ए नॉट बी नॉट निकालना है ना, तो एक तुम्हारे पास में है कि वैल्यू तुम इसकी कर लो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है। किसकी? प्रोबेबिलिटी ए नॉट यानी कि आ जाएगा 0.4 और इनटू में प्रोबेबिलिटी बी नॉट जो कि आ जाएगा 0.8 और अपॉन में आ जाएगा 0.8। तो मेरा ये कहना है कि इसका आंसर होना चाहिए 4/10, जो कि यहाँ पर 3/10 दिया है। तो इसको एक बार रिकरेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो हम लोग इसको नेक्स्ट वाली क्लास में करेक्ट कर लेंगे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा है ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, देन अगर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे हो तो बताओ कि कौन सी बात सही है, ठीक है। तो पहले तो ये क्लियर करो कि मान लो अगर तुम्हारे सर ने यानी मैंने तुमसे ये बोला, ठीक है, कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, एक है बी, ठीक है। तो अगर इसका m क्रॉस m ऑर्डर है और इसका भी m क्रॉस m ऑर्डर है, तो जब इसको तुम ऐसे इंटू करोगे और या तुम इसको ऐसे इंटू करोगे, ठीक है, ऐसे, तो इनका ऑर्डर वैल्यू तो तब सेम होगा। पहली बात सुनना, ऑर्डर वैल्यू तो तब सेम होगा, तभी ये पॉसिबल है। और अगर ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, और इनका LHS RHS प्रोडक्ट में बराबर होगा, तो ये तभी पॉसिबल है। बराबर नहीं दिया इन्होंने, है ना, इन्होंने कहा है कि ये दोनों कब एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी ए का बी से प्रोडक्ट और बी का ए से प्रोडक्ट का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है, और तभी वो एग्जिस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट तभी करेगा। इसमें दो वर्ड है, एक है नॉन सिंगुलर और एक वर्ड है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जो हमारे पास में सॉल्व करके जीरो आती है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जो सॉल्व करके जीरो नहीं आती है। तो सीधा सा फंडा है, कोई दो मैट्रिक्स हो और उनका प्रोडक्ट कर रहे हो, और उनका प्रोडक्ट करने के बाद में अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो नॉन सिंगुलर होंगी। तो तुम्हारे को लिखना पड़ेगा कि सर ए बी और बी ए दोनों तभी एग्जिस्ट करेंगी जब ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी। तो बस खत्म, बी ऑप्शन होगा, पैक करते हैं। अच्छा, ये बात पहले से थ्योरी ही है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, तो नहीं होता है ये चीज उसने नहीं पूछी है। उसने कहा है ए बी और बी ए को हमने प्रोडक्ट किया और बदले में आंसर आ रहा है, बताओ क्यों। तो कह देना क्योंकि सर दोनों नॉन सिंगुलर होंगे तभी प्रोडक्ट उनका पॉसिबल होगा। ओके, तो वापस आते हैं आगे। तो अगले में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 4 पर तुम्हारे पास में इसमें थोड़ा सा करेक्शन था, है ना, तो मैं अभी कर देता हूं। ये जैसे तुम्हारे पास में यहां पर है 3 0 0, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है तो a की पावर 4 क्या होगा। तो पहले तो तुम लोग सुनो, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है, ठीक है, और तुमको उसकी मॉड वैल्यू पता करनी है, तो वो मॉड वैल्यू उसकी, है ना, जो वैल्यू होती है की पावर n-1 ऐसे के बराबर होती है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारे सर कह रहे हैं कि इसमें से पहले तो एक काम करो कि 3 कॉमन कर लो, तो ये बन जाएगी ऐसे करके, देखो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो पता चला ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से 3 की पावर, अगर यहाँ पर n ऑर्डर देखो दिया है 4, तो 3 की पावर 4 - 1 किया तो कितना आ गया, 3 3 9 3 27। तो ये 27 आ जाएगा। तो फॉर्मूला ये के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा। जहां पर मैं अब राइट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अगर a n क्रॉस n होता है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर एक k वैल्यू भी होती है, तो k टू द पावर n-1 और यहाँ पर a n क्रॉस n, ये होता है इसका आंसर, है ना। यहाँ पर k एक स्केलर नंबर है जो इसमें प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हमारे पास में अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय y इज इक्वल्स टू। तो देखो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं, लिखा सही है, वो तुमको समझना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है y इज इक्वल्स टू ax प्लस a क्यूब, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर एलजेब्रा वाले कंटेंट के पास में कोई कोफिशिएंट लगा रहता है, तो तुम लोग पढ़ाई में याद करो मेरी तरफ से, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट, आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट। तो अब जरा क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि इससे जो भी आएगा फ्यूचर में, उसमें ये बताओ कि उसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। तो इससे बनने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगी। पहले तो ये क्लियर कर लो। तो अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूं तो ये आ जाएगा, देखो सामने a और प्लस में 0, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब इसमें डी बाई डी एक्स आया तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसके बाद एक तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में हमारे पास में क्वेश्चन में चलता है रूल मैक्स ऑर्डर पर लगी पावर, ठीक है। इस पावर को ही हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो मेरा कहना है कि तुम देखो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फंडा भी सुनो। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में a को गायब करना होता है, यानी आर्बिट्री कोफिशिएंट को गायब करना होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो मेरे को ये मिल गया, ठीक है। अब a को गायब करने के लिए मैं अगर एक बार और करूंगा डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू a। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको आर्बिट्री कोफिशिएंट इसको गायब करना होता है, ठीक है। तो आप अगर गायब करने के नाम पे आएंगे तो देखिए इसका तो 2 ऑर्डर है, इसका देखिए इसका 2 ऑर्डर है और उसके ऊपर पावर 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर 2, 1 ऐसे करके ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब पिछले स्टेप पे जाओ, इस वाले पर, तो इसमें हमारे पास इसका 1 ऑर्डर है और 1 ही डिग्री है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसमें राइट आंसर नहीं दिया हुआ तुम्हारे को, ठीक है। तो मेरा तुमको ये गुड एडवाइस है कि इसमें यहाँ पर 1 पे 1 करके ये वाला आंसर टिक करो, बी ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार इसके क्वेश्चन के आंसर को हम लोग करेक्शन देखा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अच्छा, जितने भी अभी मैं करेक्शन करा रहा हूँ इसको हम अपनी इस वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में एक बार फिर से रीडिस्कस करेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। वापस अपने पे चलते हैं अगले पर। अगला है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोगों को ये क्लियर करना है, फंक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर पावर -1 होगी। तो लिखा है कि tan इनवर्स x माइनस एक्स, इसके बारे में क्या है ना आइडिया है ये बताओ। तो कुछ नहीं, क्योंकि नीचे वर्ड लिखा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करके लिखा है ना, तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस का मतलब हो जाएगा कि फंक्शन कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। तो मेरा तो कहना है कर दो इसका dy बाई डी एक्स। जैसे कि अगर ये fx फंक्शन था तो तुम लोग कर दो इसका f डैश x। तो f डैश x करने के बाद ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x का हो जाएगा 1। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में, और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब तुमने इसको ऐसे माइनस किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो बन गया सामने, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस देख के तो मुझे आइडिया आ गया कि डिक्रीज वाला होगा। तो डिक्रीज वाला ये लिखा है, फिर लिखा रिमेन कांस्टेंट, ये तो बेकार हो गया। फिर सम टाइम इंक्रीजेस डिक्रीज भी बेकार हो गया, ऑलवेज इंक्रीजेस बेकार हो गया। तो ये क्या है कि x की कोई भी वैल्यू रख दो ऑलवेज माइनस रहेगा, क्योंकि अंदर वाले फंक्शन क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा बी ऑप्शन चलेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। चलो अब अगले पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में देखो ये दिया है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो GIF का क्वेश्चन ये लोग कह रहे हैं कि तुम लगाकर सॉल्व करके दिखाओ। तो पहले तुम्हें मैं GIF का मतलब समझा देता हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसके स्टेप्स होते हैं, एकदम फिक्स स्टेप्स है ना। पहले क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा GIF फंक्शन है ये देखो ये, इसको हम लोग पहले y इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे, इतना पहले क्लियर करो। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, मेरे कहने से x इज इक्वल टू रूट वाई लिख दोगे, इतना सही है। अब तुम मेरे कहने से x की अलग अलग वैल्यू लोगे जो कि 0 से लेकर 1.5 के बीच में ही पड़ती हो, यानी कि 0 से लेकर 3/2, यानी यहां तक का आंसर आए ऐसा करेंगे। तो देखो जरा मेरा सीखना, अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, सॉरी यहाँ पर y की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली, y की वैल्यू 0 ले ली, तो x भी हमारे पास में 0 आ जाएगा, यानी पहली लिमिट मैच कर गई। अब हम लोग y की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहाँ रूट के बाहर 1 निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास में 1 आ जाएगा। अगर हम लोग y की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये हमारे पास में देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे 2 लेने के बाद में, यानी जो हम x की वैल्यू रखेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। देखो x की वैल्यू 0 ली तो ये आया, 1 लिया तो ये आया, अब 2 ले रहा हूं तो ये आ रहा है ना, y इज इक्वल टू ये, सॉरी x इज इक्वल टू ये आ रहा है।
तो मतलब तुम्हारे सर कह रहे हैं कि ये जो बदले में आंसर आएगा वो बन जाएगा लिमिट, और जो मैं y की जगह पुट कर रहा हूं, ठीक है, वो हमारे पास में क्वेश्चन का हिसाब किताब रहेगा। यानी जब एक मिनट रुकना ऐसा, मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करके बताता हूं। देखो हमारे पास क्या है कि हमें पहला स्टेप ये रहेगा कि पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को y के इक्वल रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई कर देंगे आप लोग, ठीक। अब इसमें मैं अलग अलग y की वैल्यू लेता चलूंगा जो भी मेरे को मन करेगा। जैसे मैं y की जगह पर 0 लिया तो इसको रखने से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। मैं y की वैल्यू 1 लूंगा तो यहाँ पे आएगी √1, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मैं y की वैल्यू 2 लूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू 2 लेने से मेरा यहाँ पर आ गया √2, यानी x की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। अब मैंने y की वैल्यू ले ली 3, तो उससे x की वैल्यू आ गई √3। तो देखो अब ये जो √3 है x की वैल्यू, ये हमारी रेंज से आगे निकल गई, 1.7 जो है हमारे क्वेश्चन की रेंज से आगे निकल गया, ठीक। तो अब करना क्या है वो सुनो, जहां पर हमारे पास में इससे आगे निकल जाएगा वहीं पर क्वेश्चन को रोक देंगे। यानी हमारे पास में जो क्वेश्चन की लिमिट आई वो यहां तक की आई है ना, यहां तक की, ठीक है। अब जरा देखो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्वेश्चन में सॉल्यूशन के समय में ऐसे y की वैल्यू 0, 1 और 2 ऐसे करके लिख देंगे। इसके बाद ऐसे करके इस पर है ना इंटीग्रेशन का सिंबल मार देंगे। अब जो 0 वाला है उसके लिए लिमिट जाएगी हमारी 0 से लेकर 1 की, 0 से लेकर 1 की, ठीक है। इसके बाद जो अगला वाला है उसके लिए हमारी लिमिट जाएगी 1 से लेकर √2 तक, ठीक है। अब उसके बाद में इसके बाद वाला क्योंकि आउट ऑफ बीट हो गया, यानी कि है ना उससे आगे निकल गया, किससे, लिमिट से, तो इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग। यानी ये वाला कंटेंट हमारा, ठीक है, इसको मैं अभी कलर चेंज करके देखो ऐसा कर रहा हूं कि इसे ब्लू से कट कर दे, यानी ये नहीं इंक्लूड करेंगे। अब हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर यही है, तो ये 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा। ऐसे बॉक्स बना लेना, यहाँ पर ये लिख देना, यहाँ पे लिख देना। अब ये करके तुम्हारे पास अपर लिमिट आ गई √2 और लोअर लिमिट आ गई 1। तो भैया ये हो गया तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि √2 - 1। यानी कि मेरी तरफ से ये सीखो कि सबसे पहले y की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, उसके बिहाफ पर x की अलग अलग वैल्यूज आती हैं, उन वैल्यूज को कोशिश करते हैं कि x की उस फाइनल लिमिट, जैसे यहाँ पर 1.5 है तो 1.5 से आगे ना निकले, तो मैंने अपना किया, यहाँ पर ये आ रहा है 1.44, तो भैया ये जो है √2 की वैल्यू है ये 1.5 से आगे नहीं जा रही है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये तुम्हारी लिमिट बनेगी, ये तुम्हारी लिमिट बनेगी और ये तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा। अब तुम उसमें अपने क्वेश्चन में एक बार 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे और उसी के बिहाफ पर तुम लोग इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करते रहोगे। डन। तो ये हो गया अपने पास में क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, 3D का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें इन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास में देखो एक ये है 3D की लाइन और एक ये है तुम्हारी 3D की लाइन। कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के केस में तुम लोग याद कर लो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 ये तुम्हारा 0 होता है। यानी तुम्हारे सर कह रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट का, है ना, प्रोडक्ट का सम ये तुम्हारा 0 होता है अगर हमारे पास में 2 लाइन 3D में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इतनी बात क्लियर। अब ये थ्योरी तो अप्लाई करनी है, वो तो बात डन है, लेकिन लाइन को देख लो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लाइन का, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। ये होता है लाइन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तुम अब इसमें देखो तो ये वाला मुझे लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसमें क्या करो कि इसमें माइनस से इंटू कर दो ताकि z माइनस 6 अपॉन माइनस का 5 हो जाए। इतना सही है। अब बस, अब मेरे पास सारा कंटेंट अवेलेबल है, इसको तुम लोग अपने हिसाब से स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं सेकंड स्क्रीन पर, देखो। तो सर इसका ये हो गया -3 2k और 2, ये हो गया L1 M1 N1 और ये हो गया L2 फिर M2 और N2 ऐसे।
तो सर जी ये हो गया माइनस का 9k, ये हो गया सर 2k, ये हो गया सर 10, तो सर 9 और ये सर सामने चला जाएगा 0 के इक्वल, तो अपना ये आ जाएगा माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस का 10, तो k इज इक्वल टू 10/7। देखा कितना आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 10/7। याद कर लो तुम लोग। अभी जब इसके बाद में मैं क्या करूंगा कि एज पर लेक्चर मॉड्यूल एक एक करके टॉपिक को हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पिक करते हुए उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम कंप्लीट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो लोग अभी अभी वीडियो में ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं, ये अपना IMU 2025 जो एग्जाम हुआ था 24 मई को, उसका पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, हाइट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम क्या होगा जबकि रेडियस और हाइट दी हुई है। तो देखो इसको सीखो। पहली बात तो ये टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर से है। तो इसमें क्योंकि वॉल्यूम वो सिलेंडर की बात कर रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ये है रेट ऑफ रेडियस। ठीक है, लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि रेट मेजर का सवाल है तो इसमें d/dt करना पड़ेगा, d/dt। ठीक है, और ये तुम्हारा है हाइट, है ना, हाइट का डिक्रीजिंग रेट दिया है 4, यानी dh/dt। तुम्हारे को इस सवाल में dh/dt दिया है कितना 4, और इसमें तुम्हारा dr/dt ये दिया हुआ है कितना 3। इस साथ ही साथ में इसमें रेडियस तुम्हारी दी है 4, और साथ ही साथ में तुम्हारी जो है हाइट तुम्हें दी है 6। ठीक, और ये पूछ रहे हैं तुमसे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैं तो देखकर ये समझ गया हूं कि देखो यहां पर यूनिट देख के मैं समझ रहा हूं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मांगे होंगे, यानी ये सरफेस एरिया का चेंज का रेट मांग रहे हैं तुमसे। ठीक है, सरफेस एरिया का चेंज का वो यूनिट देखकर। तो फिर से आओ देखो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हटा देते हैं। अब देखो सरफेस एरिया होता है इसका, एक तो होता है ये वाला 2πrh प्लस πr², वो भी 2 लगाकर, ऐसा ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, d/dt कर रहा हूँ, तो ds/dt अब यहां पर आएगा 2π तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। अब इसमें प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो r रुकेगा तो dh/dt हो जाएगा, और h रुकेगा तो dr/dt हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने dr/dt और dh/dt दोनों दिया हुआ था। फिर प्लस में अब 2π फिर रुकेगा, इसका हो जाएगा हमारा 2r dr/dt। ठीक, अब क्या करोगे, अब सब वैल्यू पुट कर दो मेरे कहने से। तो सर 2π तो पहले कर लीजिए कॉमन। रेडियस हमारे पास 4 दी हुई है। ठीक है, dh/dt हमारे पास में दिया हुआ है 4, फिर हाइट हमारे को दी है 6, फिर सर इसके साथ में dr/dt हमारे को दिया है 3, और फिर इसके साथ में प्लस में ये देखो मैंने इस 2π को कॉमन किया था तो ये तो आगे रखा हुआ है, ये है समझ लो। ठीक, अब इसमें 2r, तो r कितनी दी है रेडियस, तो 2 4 जा 8, और इनटू में dr/dt दिया है 3, तो आ गया 8 3 जा 24, तो 4 4 16 16 18 और 24, तो सर 24 6 30 10 40 10 50 है ना, 8 58, और 58 इंटू 2π, तो 58 2 जा होता है मेरे ख्याल से 116 पाई। एक तो ये आया आंसर। अब यहाँ पे जो आंसर है वो 116 पाई तो नहीं लिखे हुए हैं, तो अब इसने क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं कि टोटल सरफेस एरिया की सरफेस एरिया है, तो ये जो आंसर आया है मेरा ये आया है इसको इंक्लूड करके, यानी टोटल सरफेस एरिया को। अगर केवल इतने का देखें तो 6 3 जा 18 और 18 और 16, तो 18 16 मिल गया, तो मुझे हो गया देखो 18 और 16 34 2 जा होता है, अगर यहाँ आगे देखें तो 34 2 जा होता है 68, तो 68 का भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो मेरा कहना है 116 पाई ही होगा
ठीक है। अब तुम लोग इस 116 पाई में क्या करो कि मैं यहाँ पर एक अलग से आंसर मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, वन, क्योंकि देखो दो आंसर टैली करके लिखे ना सेम सेम, तो इसमें यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 116 पाई, तो यही होगा इसका आंसर 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो एक बार जो है हम लोग इसको क्वेश्चन को, है ना, क्रॉस चेक कर लेंगे। अगले पे चलते हैं। समझ में आ गया? देख लो एक बार, थोड़ा वीडियो को स्लो मोशन में कर लेना और उसके बाद एक बार क्लियर कर लेना इसको। ठीक है, अब वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है ना, कि बोल रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 at a time in which one particular thing always occur is। ठीक है, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला जैसे ये है कि वन पार्टिकुलर थिंग ऑलवेज, है ना, ऑलवेज अकर, तो मतलब एक चीज तो पहले से तुमने सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, मतलब, और इसमें भी क्या है कि 10 डिफरेंट थिंग टेकन 4 at a टाइम, तो 10 में से तुम एक चीज तो पहले से ही फिक्स कर रखे हो, तो मतलब ये इसका फॉर्मूला चलता है n-1 p r-1, एक जब वन पार्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स रहती है। अब मैं ट्राई करता हूं पहले, तो 9p r, क्योंकि अरेंजमेंट लिखा है इसलिए इसमें परमुटेशन यूज होगा, इसलिए मैंने ये लगाया, तो ये हो गया। अब ये आया 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। अब जरा करके देखते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 और अपॉन में आया 3, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल है, और 3 2 1 ऐसे आया। तो अब जरा करके देखते हैं, तो अपने पास में 6 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 जा 3 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, तो पता चला 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 आया 84। अब इसमें भी एक बात थी, है ना, कि जो फोर थिंग्स थी वो बोल रहा है टेकन एट अ टाइम, तो 4 थिंग्स आपस में ऐसे रोटेट भी तो करेंगी, शफल भी तो करेंगी, तो एक बार मैं ट्राई करके देख ले रहा हूँ, इसके साथ 4 फैक्टोरियल इंटू कर ले रहा हूँ, तो ये हो गया 24, तो 24 इंटू 84, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, करके देख लेते हैं, 84 इंटू 24, लग रहा है आ जाएगा, मानना पड़ेगा। वाह, ये तो हो गया ईयर 2016। तो देख लो एक बार फिर से, तो तुम्हारा ये जो फॉर्मूला था ये था उस खास कंडीशन के लिए कि वन पार्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, तो जब एक खास चीज शामिल है तो उसको तो मेन काउंटिंग में लोगे नहीं, तो इसमें 10 इवेंट को 9 कर लेंगे और 4 इवेंट को 3 कर लेंगे। अब लेकिन वो जो 4 इवेंट है वो साथ ही साथ में आपस में घूमेंगे भी, तो वो जो 4 इवेंट आपस में आर फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे, ये साथ में मैं लगाना भूल गया था। तो तुम लोग क्या करोगे कि पहले ये कंटेंट सॉल्व कर लेना और इसके साथ में इनटू में 4 फैक्टोरियल और कर देना, तो बस आ गया अपने पास आंसर। ये रहा आंसर के स्टेप्स। ठीक है, तो 2016 इसका आंसर हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं क्या क्या लिखा है ना। पहले तो क्लियर करा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखो, एक तो पढ़ाई में समझो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है, मान लो बाय चांस एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसमें ए का ट्रांसपोज तुम ऐड कर दो, तो ये बनाती है तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब फिर से एक मैट्रिक्स है ए, उसमें से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दो, तो ये हो जाएगी तुम्हारी एसएसएम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि एक तरीका है कि तुम इसको लर्न कर लो, और दूसरा तरीका है कि पेपर में तुमको सही करना है। तो सही करने के नाम पर, है ना, तुम्हारे रोहित सर ये कह रहे हैं, तो घर से एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की याद करके जाओ, और घर से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की याद करके जाओ। ठीक है, तो
अब हमारे पास में मैं एक 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दे रहा हूं तुम्हारे सामने। अब देखो तुम लोग इसको, तो इसको देखने के नाम पर आओ जरा सेट किया जाए मामला। तो देखो तुम्हारे सर एक फर्जी का ए ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 1 ऐसे करके मैंने एक फर्जी की मैट्रिक्स ले ली। अब इसमें माइनस करेंगे हम लोग, तो इसका ट्रांसपोज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 1 ये बन गई। तो अब इसको करने के बाद में हमारे पास 1 में से 1 गया तो आ गया 0, 2 में से 4 गया तो -2, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। उसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास 2, ठीक है। फिर इसके बाद में इधर में आए, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4 और 1 में से 3 गया -2 और 2 में से 6 गया -4 और 1 में से 1 गया 0। चलो ये बन गई, ठीक है। अब ये बन गई हमारी क्या, SSM स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन्होंने कहा है इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होगा। तो भैया देखो सीधी सी बात है, अगर तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स निकालने के बाद एक आंसर आएगा। तो आंसर दो ही तरीके का आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो जहां तक कि मैंने थ्योरी के हिसाब से, जब तुम लोग मैट्रिक्स टॉपिक पढ़ेंगे तो थ्योरी में क्या है कि हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इन्वर्स करने के बाद में सिमेट्रिक बनती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इन्वर्स करने के बाद में स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। तो अभी के लिए हम लोग बी ऑप्शन पे टिक करेंगे और जब मैट्रिक्स वाले में इसकी मैं डिटेलिंग करूंगा तब सेट किया जाएगा मामला, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में हो गया ये, है ना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, तुम लोगों को मतलब इसमें मामले में ऐसे क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन अपने पास जो पेपर में उसमें लिखा हुआ है वो लिखा है लॉग, फिर एक और प्यारा सा लॉग, फिर एक और लॉग, फिर यहाँ पर x² लिखा है, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं डिफरेंशिएट कर दो, एकदम बच्चों वाला सवाल है, डिफरेंशिएट तो तुम लोग कर ही लोगे। इसमें क्या करना है, d/dx करना है, ठीक है। और इसमें जो है लॉग के अंदर इस कंटेंट को समझो कि हम लोगों ने t अज्यूम कर लिया, तो आ जाएगा 1/log x²। ये हो गया हमारा पहला कंटेंट, किसका, इसका खत्म। अब इसके बाद में चेन रूल चलता है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग अगले वाले करोगे तो अगला वाला हो जाएगा इसका, तो 1/log x² हो जाएगा। फिर याद आया अरे चेन रूल चलता है, इसका तो हुआ ही नहीं सर, तो log x² करोगे तो 1/x² हो जाएगा। फिर याद आया अरे x² का तो हुआ ही नहीं, तो उसका 2x कर देंगे तो 2x हो गया। तो पता चला फाइनल तुम्हारा जो आंसर आया वो आया, x से x काट दो तो 2 ऊपर रखो, है ना, 2 रखो, नीचे में ये देखो एक x है, एक log x² है, एक log x² है। तो मेरे ख्याल से log x² और x² log x² x है, log x² है, और एक कंटेंट तुम्हारा इसमें प्रिंटिंग में उधर में साइड में कट गया है मुझे लगता है। तो ये तुम्हारा होगा, सुनना, ऊपर में न्यूमेरिक आंसर यानी 2 वाले न्यूमेरिक आंसर ये दोनों में है, ठीक है। ये तो बेकार है, ये भी बेकार है, इसमें एक और कंटेंट बढ़ेगा इनटू में, यहाँ पर log x, बस हो गया ऐसे, ये आंसर होगा इसका। तो आंसर रहेगा 2/x log x² और साथ में log x² एक एक्स्ट्रा। तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। अब वापस आते हैं, ठीक है। वापस आने में हमारे पास में नेक्स्ट उस पे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन पर। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, इसमें भी क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा, है ना, ये मिसप्रिंटेड है, एक मिनट बस, है ना, इसका वाला देखना पड़ेगा क्वेश्चन कि क्या था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में तो इसमें तुम्हारे पास में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि पॉइंट तो ओके है तुम्हारा 1,1, ठीक है। इसके साथ जो कर्व लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2y + x² = 3 ऐसे करके, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है नॉर्मल एट अ पॉइंट ये ऑन अ कर्व, ये क्या होगा, ठीक है। तो सुनो, तुम्हारे को वो नॉर्मल की इक्वेशन पूछा हुआ है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो इसमें 2 सजेशन है मेरा, पहला तो तुम नॉर्मल की इक्वेशन मैनुअल तरीके से फाइंड आउट कर लो। तो मैनुअल तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y - y1 = -1/dy/dx
जिस पॉइंट के लिए पूछते हैं वो पॉइंट मेंशन कर देते हैं और इनटू में यहां पर हो जाएगा x माइनस x1। एक तो तुम्हारे पास ये तरीका है, तो पहले इस तरीके पे रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे चला जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब इससे पहले यहाँ पे dy dx की हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऊपर वाले फंक्शन का तुम लोग क्या करोगे, इसका dy बाई dx कर देंगे हम लोग। तो अब करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे किया तो 2 dy बाई dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अपन को dy dx न्यूमेरिक चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, ये जो x और y की वैल्यू है इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो x की जगह 1 रखूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1, और ये उधर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2, ये उधर गया, और ये वाला 2 इसके नीचे डिवीजन भेज दे रहा हूं, तो तुम्हारा dy बाई dx आ गया माइनस का 1। अब इसको हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 ब्रैकेट x माइनस 1, ये x1, बस हो गया खत्म। इसको एक काम करो, माइनस से माइनस कट कर लो, x वाले को इधर ले आओ, तो y माइनस एक्स और ये -1 इस वाले -1 से कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारे पास में ये वाला आंसर जाएगा इसका, है ना। तो तुम्हारा सही आंसर रहेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें माइनस से इनटू कर देना, ठीक है। तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, माइनस इनटू किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आंसर, ठीक है। ये तुम्हारा मैच कर जाएगा बी वाले से, बी सही होगा, ठीक है। वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 4 डिजिट का नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फाउंड आउट ऑफ 3 4 5 6 7 रिपीटेड द नंबर सच इज, क्या है ना। तो ये तुम्हारे से कह रहा है कि मिस्टर 5000 है ना, इससे बड़ा नंबर है ना, ग्रेटेस्ट नंबर, और डिजिट यूज कर रहा है 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे करके यूज कर रहा है 3 4 5 6 7 ऐसे। तो देखो, अगर 5000 से बड़ा नंबर रखना है तुम लोगों को, और उसमें भी देखो लिखा है कि डिजिट रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 के बाद में अगर यहाँ पर तुम लोग 6 और 7 दो नंबर यूज करोगे, कहां पर, 5 के बाद में, तो तुम्हारे सारे नंबर 5000 से बड़े बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि तुम लोग अपनी कैलकुलेशन में दो नंबर यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में क्योंकि रिपीटेंस अलाउड है, तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 टोटल मिलाकर 5 नंबर हैं। तो इस प्लेस पर हमारे पास 5 हो सकते हैं, इस प्लेस पर हमारे पास 5 हो सकते हैं, इस प्लेस पर 5 हो सकते हैं। तो तुम्हारे सर जी का तो कहना है कि ये आएगा 5 5 25 5 125 और इनटू में 2, ये टोटल चले जाएंगे 250 नंबर, ठीक है। अब वहां तो बड़े छोटे छोटे आंसर लिखे हुए हैं, है ना। तो यहां पर दो बातें हैं, है ना। अपने पास अगर ये क्वेश्चन मान लो नॉन रिपीटेड होता, नॉन रिपीटेड यानी अगर यहाँ कुछ ना लिखा होता, तब हमारे पास में इस तरह के आंसर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन अलाउड, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर रहेगा। तो अभी के लिए अपना दिमाग ना लगाओ तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड लिखा भी इसी बात के लिए है कि जो स्टूडेंट नॉन रिपीटेड करेगा तो इनमें से वो आंसर ला देगा। तो ये तीनों ही आंसर गलत है इसका, नन ऑफ दीज होगा, 250 नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, ठीक है। सुन लिया, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग, है ना। इसको अगले वाले वीडियो में हम लोग फिर से इस पर मैं नॉन रिपीटेड की बजाय यानी रिपीटेड की बजाय नॉन रिपीटेड करके सेम क्वेश्चन का आंसर फिर इसमें से लाके दिखाऊंगा, ठीक है। अगले वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। ये लो, अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3D का क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे से कह रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे पास में एक 3D प्लेन है, और 3D प्लेन में कह रहा है कि एक पॉइंट है A B C बाई चांस, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस बता दो, ठीक है। तो अगर y एक्सिस से डिस्टेंस मान लो तुम्हारे पास ये x है, ये y है, z है, तो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो अगर पढ़े लिखों वाली बात करें तो इसमें हमारे पास में y एक्सिस में देखो x y z 3 पॉइंट होते हैं। अब कार्टेशियन एक्सिस पर अगर कोई y की बात करेगा तो यानी x और z इसमें गायब हो जाएगा। तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 3D फिगर के हिसाब से y वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा y, और ये हो गया 0 और ये 0, ऐसे, ठीक है। अब सीधा सा फंडा है, अगर डिस्टेंस निकालोगे y से तो y की मेजरमेंट के बराबर होना चाहिए c। अब हमारे पास में या तो इसमें डिस्टेंस c में दी होती, यहाँ पर एक तो बात हो गई, है ना, c में।
और यह सी की बजाय दूसरा और कंटेंट कौन सा बचा तुम्हारे पास में? अब वाई खत्म हो गया, वाई सॉरी बी में होना चाहिए, तो बी हो तो गया, ये है। तो फिर से हमारे पास में पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो y में मेजर किया जाएगा, तो इसमें y कंटेंट की वैल्यू b है, तो हमारे पास में b मैग्नीट्यूड ये हो गया। अच्छा, दो आंसर है, एक b नॉर्मल है, एक b मैग्नीट्यूड के साथ में, मॉडुलस के साथ में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी जो है पॉजिटिव ली जाती है, तो जो मॉड वैल्यू रहेगी वो इसको पॉजिटिव कर देगी, तो चलेगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, लिखा है लाइन मेक एंगल π/3 π/4 विद x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन एक्यूट एंगल मेड बाय z एक्सिस इज क्या? तो सुनो, तुम लोग पढ़ के आए होगे कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो हमारे पास में कपैक करना है तो जो है हमारे पास में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। पहले तो ये क्लियर कर लो, यानी तुम लोग पढ़ के आए हो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ये हमारा 1 होता है, तो तुम्हारे सर जी बता रहे हैं कि यहाँ चला जाएगा π/3 यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पे चला जाएगा π/4 यानी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ चला जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, क्योंकि 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू 1। तो मेरा कहना है इसको यहीं डील कर लेते हैं, 2 से 2 का एलसीएम लिया और ये हो गया 3/4, 3/4 उधर गया तो cos स्क्वायर अल्फा गामा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3/4, तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, तो आ जाएगा हमारे पास में cos गामा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हमारा प्लस माइनस 1/2 आएगा, तो प्लस का 1/2 आता है ये 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री हमारे पास में हो जाएगा, ये है 60 डिग्री, तो आंसर ये चलेगा हमारा, है ना 60 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा। अच्छा, एक होता है माइनस का हाफ, है ना, तो माइनस का हाफ कहाँ पड़ेगा? ASTC, तो कॉस अपने घर में ना रहे, इस घर में, तो अगर इस घर में इस एंगल को गिराना है तो 180 - 60 यानी कि एक एंगल और होगा 120 डिग्री, तो मेरा ये कहना है एक 60 डिग्री तो देखो ये दिया है ना, अगर तुम्हारे पास में इसकी जगह पर 120, तो देखो ये 5, मैं इसको चेक कर रहा हूँ 15 75, तो ये तो बेकार है, तो यही सही होगा, है ना। ठीक है, बाकी तो सामने से देखने से लग रहे थे, तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल और फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के नाम पर फिर से 16 के बाद में 17, ये देखो एकदम बच्चों वाला सवाल, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, ये वैलिड फॉर किस वैल्यू के लिए? मेरा तो सजेशन है कि उठा के इसी में से वैल्यू रख देना और जो आंसर आ जाए वो टिक कर देना, तब भी आओ देखते हैं एक बार, है ना, उसमें इक्वल में नहीं दी है वैल्यू, तो तुम लोगों को करना तो पड़ेगा ही अपने आप से। ठीक है, तो देखो इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 अल्फा, और सामने दिया हुआ है tan इनवर्स 3 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, ये बात है ना, चलो ये कैंसिल मान लो मैंने कर दिया, ये भी कैंसिल मैंने कर दिया, ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, तो ओवरऑल तो इसमें एक तरफ आया तो अल्फा मतलब ये ऐसे आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बाई चांस 0 आ गई मेरे करने से, तो 0 का मतलब हो गया कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आनी ये चाहिए थी, कितनी, क्या 0 0 0 0 0, देखो ये प्लस प्लस, अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी, है ना, तो अल्फा की वैल्यू, है ना, वैसे तो मेरे पास 0 आई है, तो 0 आई है का मतलब अल्फा हमारे पास में, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 1/3 लिखा है, तो 0 रखने से जब अल्फा की वैल्यू मैच हो जा रही है, देखो कट जाएगी यानी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी अल्फा की वैल्यू 1/3 से जितनी भी बड़ी होंगी वो सब पॉजिटिव वैल्यू होंगी। ठीक है, तो अब 0 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो जैसा एक बार फिर से, जैसे यहाँ -2 अल्फा हो गया, सामने हो गया -3 अल्फा, तो ये कट गया तो बहुत हो गया, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब भी वही अल्फा इज इक्वल टू 0। हाँ तो ठीक है,
अल्फा 0 के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पर जहां पर 0 वाला ऑप्शन होता है वो सही होगा। तो अभी यहाँ पर इसको मैं हटाकर लिख रहा हूं अल्फा बराबर 0 के लिए इसका वैलिड रहेगा आंसर हमेशा, ठीक है, ये रख लेंगे। बाकी इसमें करेक्शन देखते हैं क्या होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू, रुको जरा सा, इसमें करेक्शन थोड़ा सा क्वेश्चन में है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपना वाला। 18 नंबर, 1 मिनट। 18 नंबर, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा fx इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4x माइनस 1/2x स्क्वायर, और कह रहा है इन इंटरवल ऑफ -2 9/2, और ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू ऑफ इसकी क्या होगी, ऐसा कुछ पूछा है। आओ देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू कैसे होती है। पहले क्या करना पड़ता है, पहले क्वेश्चन का f' करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x माइनस, इसमें सॉरी 4 इंटू 1 x का 1 हो गया, और यहाँ पर हाफ इंटू 2x, ऐसे, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। फिर इससे जो है आ गया तुम्हारा 4 माइनस x। अब इसको 0 के इक्वल कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो 0 के इक्वल करने से तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है। अब तुम्हारे पास में जो x की वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू, और दो वैल्यू उन्होंने दी है क्या, -2 9/2। इन तीन वैल्यू के लिए तुम इस क्वेश्चन को आंसर लाओगे, सॉल्व करोगे, और जिस वैल्यू पर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैक्स आ जाएगा वही आंसर तुम्हारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू होगी। मतलब समझ गए, यानी ये जो कंटेंट मैंने नोट किया है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग x की एक वैल्यू 4 आ गई और दो वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो मैं इसको यहीं पर 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, देखो तो fx इज इक्वल्स टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। तो तुम्हारी एक वैल्यू थी -2, तो तुम निकालोगे एक बार f-2, f 9/2 और f4, ठीक है। मुझे लगता है कि देखो सीधी सी बात है, ये है 4.5, ये है 4, तो चलो ट्राई करते हैं। तो 4 रखा, यहाँ पर 2 रखा, तो 4 इंटू -2 माइनस हाफ इंटू 4, भाई ये तो सीधी बात है, ये तो निगेटिव वैल्यू छोड़ दो इसको, है ना, इग्नोर करो। अब ये देखो 9/2, 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ इंटू 81/4, ऐसा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगा 4 से, तो आ जाएगा 4 4 16, 16 9 जा 144, 144 और माइनस 81 अपॉन में 8, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और 8। भैया ये तो कटने वाला नहीं है, ऑप्शन में तो कट नहीं रहा। अब 4 रख के देख लो, तो 4 4 जा 16 और माइनस 8, तो पता चला यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। तो ये देखो 8 इंटू 7, ये 7 जा रही है, ये निगेटिव जा रही है, तो ये 8 ही आई, तो इसका राइट आंसर होगा 8, ये वाला राइट आंसर होगा जो इसका एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू है। एक बार फिर से प्रीवियस पेज देख लो, प्रीवियस पेज पर तुम्हारे सर ने पहले फंक्शन में डिफरेंशिएट करोगे, 0 के इक्वल करोगे, वैल्यू लाओगे। अब तुम्हारे पास 1 2 3 3 पॉइंट्स हो गए, इन 3 पॉइंट्स को उठाओगे और ले जाकर तुम पुट करोगे अपने पास में सवाल में एक एक करके। तो एक वैल्यू दे रहा नेगेटिव, छोड़ दो, एक वैल्यू दे रहा 7, छोड़ दो, एक वैल्यू दे रहा 8, सबसे ज्यादा 8 है, इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू 8 होगी, ठीक है। ये तुम लोग सीखोगे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 18 के बाद में अपने पास आ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब मेरे जानते हो क्या है, मेरा इंटीग्रेशन के इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा हिंट है ना, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शन मान लो करेक्ट रहे तो हमको क्या करना है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो सीखो, मेरा कहना है कि तुम लोग क्या करो कि तुम मेरे कहने से, जैसे ये x की वैल्यू मैंने ले ली बाई चांस, है ना, यहाँ 90 रख देंगे, यहाँ 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैसा रखते हैं 60 √3/2। चलो ठीक है, तो x की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 90 यानी कि π/2, ठीक है। तो तुम इसको यहां पुट कर दोगे तो 1 - 1
अपॉन 1 माइनस 0 इंटू ई की पावर पाई बाई 2, यानी ओवरऑल 0 आ गया। ठीक है, अब मेरा सजेशन ये है कि तुम पहले ही एक न्यूमेरिक वैल्यू पुट करके एलएचएस का एक रिजल्ट पहले ही डेवलप कर लो। ठीक है, और कितने पर डेवलप किया है? 90 पर। अब मेरे कहने से तुम एक एक ऑप्शन का डी बाई डी एक्स कर लो, क्योंकि हमारे पास में इंटीग्रेशन है ना का उल्टा रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन। तो मेरा कहना है कि तुम एक एक करके सारे ऑप्शन का डी बाई डी एक्स कर लो, और जिस ऑप्शन का डी बाई डी एक्स करने से वो 0 आ जाए वो टिक करके आगे बढ़ चलना है। अब मेरी तरफ से एक और लाइन, 0 और 90 नहीं यूज करते हैं क्योंकि उस पर 2 ऑप्शन टैली कर जाते हैं, लेकिन पहले आओ करके देख लेते हैं, फिर बाद बात करेंगे। तो मैंने ए ऑप्शन लिया, 1/2 ई की एक्स रो का tan x बाई 2 का किया, तो tan x बाई 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और इनटू में 1/2, फिर प्लस लगाया। अब की बार क्या किया कि ये हाफ आगे है, अब की बार tan x बाई 2 रोक लिया, x बाई 2, और e की x का e की x लिख दिया। अब देखो कॉमन सेंस की बात यह है कि अगर हम यहाँ पर x की जगह 90 रखते हैं तो 45 हो जाएगा। सेक स्क्वायर 45 हमारा 2 होता है, तो ये तो कट गया, तो आ गया हाफ e की पाई बाई 2। अब फिर प्लस, अब यहाँ पर tan हो जाएगा 45 जो कि 1 और e की पाई बाई 2, तो दोनों मिलाकर आ गया e की पाई बाई 2। तो भैया ये तो आ गया e की पाई बाई 2, लेकिन e की पाई बाई 2 के साथ में 0 आना था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जैसे अभी मैंने tan में किया है ना, tan में, तो वही चीज कॉट में करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी यही सेम कंटेंट कॉट में मैं करूंगा तो यहां पर प्लस की बजाय यहां पर माइनस आ जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि तुम लोगों का इसका ये वाला आंसर सही रहेगा। ठीक है, आओ एक बार करके दिखा देता हूं। तो ये कुछ ऐसे रहेगा कि e की x को रोका, ठीक है, e की x को रोका, और उसके बाद में cot x का किया, तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में 1/2, ये हो गया इसका, फिर प्लस लगाया। अब उसके बाद में cot x बाई 2 को रोका और इसके साथ में e की x लिख दिया। तो कॉमन सेंस की बात ये निकली कि ये इससे कट जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा माइनस की e की x, और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो e की x, तो भैया दोनों कट के हो गया 0। तो अभी के लिए मेरी तरफ से आंसर जो इसका सही होगा वो ये वाला सही होगा। अब इसमें एक और भी एरर है, अब तुम जब करोगे तो ये भी सही होगा और ये भी सही हो जाएगा, जो मैंने टेक्निक बताई है उस पर। ये तो खत्म हो गए दोनों ऑप्शन, ये दोनों। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम ये है कि हमारे पास में, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही कुछ ऐसा सॉल्व होगा, तो अभी के लिए आंसर इसका ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, और जो करके आएगा मैनुअल वो ये सही बताएगा, है ना, और चेक करने में ये सही है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ये तो हुआ कि एलएचएस आरएचएस कौन मैच करा रहा है, तो 1/2 के कारण ये भी 0 करेगा, ये भी 0 करेगा, और पूरा सॉल्व करने पर ये आएगा, तो इसलिए डी रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, अरे करवा दूंगा अगले वाले टर्न पर, है ना। ठीक है, चलो तो फिर से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। अरे जानते हो क्या करो, ठीक है, ऐसे देखो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे ट्राइंगल है तो ये मत समझ लेना कि ये 2D का सवाल है ना, 3D का है। तो ये A है, ये B है, ये C है, तो 1/2 AB क्रॉस BC, मतलब एक वर्टेक्स कॉमन रहता है, AB क्रॉस BC मैंने लिख दिया है। तो इसका मतलब कि जैसे तुमने A का लिख दिया 1, -2, 3, फिर B को लिख दिया 2, -3, 4, फिर C को तुमने लिख दिया -2, 1, 0। अब देखो पहले तुमको AB निकालना पड़ेगा, तो AB होता है वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ऐसे, और BC होता है वेक्टर C माइनस वेक्टर B, ऐसे। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे कि B माइनस A का मतलब हो गया कि इसमें से माइनस करोगे, तो देखो 0 में 3 गया, -3, फिर आ गया -3, फिर आ गया -3। क्या बात है, शानदार। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट अभी लगाया हुआ है, इसके साथ में मैं I J K लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब C माइनस B, तो C माइनस B किया तो 4 में से 0 गया तो 4 आया, फिर 3 में से 1 गया तो 4 आया,
और 2 में से 2 गया तो 4 आया, क्या बात है, 4i 4j 4k। तो मेरा तो ये कहना है कि क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग करने ही वाले हैं, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये हाफ के साथ रहेगा, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं कि हमारे पास में देखो टॉप पर आई जे के रहेगा, आई जे के, और यहाँ पर 3 3 3 वाला लिख लेता हूँ, यहाँ 4 4 4 वाला लिख लेता हूँ, यहाँ हाफ लगा देता हूँ। एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं कि किसमें प्लस माइनस था। तो इसमें है माइनस 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 और प्लस माइनस प्लस, तो इसमें हो गया हमारे पास में माइनस 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 और इसमें प्लस माइनस प्लस हो गया। तो पता चला कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो आई के साथ ब्रैकेट में ऐसे गए, तो सॉल्व बाद में कर लेना यार, तुम लोगों को तो पता ही डिटरमिनेंट तो 3 कॉमन आ जाएगा, ऐसे 4 कॉमन आ जाएगा, ऐसे तो 4 3 12/2 6 हो गया, ठीक है, ये आ गया 6 आगे। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये 1 1 1 समझ रहा हूं, यानी ऐसे रहेगा। एक मिनट रुकना बस। ये ऐसे हो जाएगा। ये जो करा मैंने 6 डिजाइन आई जे के -1 -1 फिर 1 -1 1। अब देखो 6 के बाद में रोका आई ब्रैकेट बनाया ऐसे किया, 1 1 जा 1 -1, तो -1 -1 माइनस का 2, फिर माइनस लगेगा जे लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट बनेगा, फिर ऐसे खिच करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस का और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 0। ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 1, लेकिन माइनस करने के बाद प्लस हो जाएगा तो 0 हो गया। फिर प्लस के, अब के में क्या करेंगे, के में ये वाला कंटेंट इसको रिमूव कर देंगे, तो देखो 1 1 जा 1 माइनस प्लस का और ये हो गया प्लस का, तो ये 2 आ जाएगा। तो पता चला सर ये आ गया। तो अभी रुको, अभी ये भी मॉड वैल्यू के साथ जाएगा, तो 6 इंटू अंडर रूट है ना। अब ये जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 2 2 4 यानी 2√2 तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आएगा 12√2, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पर बोला गया है कि 0 3 और 2 और 1 देखूं 1/2, ठीक है, ये भी सही है। देखें अगर कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हुई होगी तभी है, अदरवाइज तो ठीक है। देखो जरा सा बी सी है ना, तो ए बी हो गया, 0 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, 1 में से 2 गया, 3 हो गया। ये देखो ये गलत कर दिया तो हैसन ने, और ये हो गया 2 में से 1 गया तो माइनस का 3 हो गया। तो ये 1 में से 2 गया बी माइनस ए, हाँ तो ठीक तो है। 0 में से 3 गया माइनस ओके है, 1 में से 2 गया ये प्लस का 3 होगा, और 2 में से 1 गया तो माइनस का 3 होगा, ये सही था। अब उधर देख लो एक बार, ये हो गया बी सी यानी सी माइनस बी, तो सी यानी 4 में से गया 4 ओके है, ये में से ये गया -4 ओके है, और 2 में से ये गया प्लस का 4 ये ओके है, यानी यहाँ पे +3 होगा। फिर से आगे चलते हैं, यानी यहाँ पर अपने पास +3 होगा, यानी अपने पास यहाँ +1 होगा। अब ये कहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा वो भी देख लें। आई वाला कटेगा तो 1 1 जा 1 माइनस में 1 0 होगा, 0 हो गया, ठीक है। फिर से आते हैं, फिर जे वाले में तो ये खत्म है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के वाले में 2, तो भैया सीधी सी बात है, ये जो मेरा कंटेंट है, ये वाला जो कंटेंट है ये आया 6 इंटू कितना के कैप इंटू 2, और इसमें भी इसका मॉड वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2 स्क्वायर, तो ये 12 आएगा, 12 है ना। तो एरिया तुम्हारा आएगा 6 2 जा 12, तो मेरे हिसाब से ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा 12, ये वाला आंसर होगा, ठीक है, टी ऑप्शन 12। चलो हटाते हैं इसको। अब ये हमारे पास में था 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा इसका करेक्शन मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है। y इक्वल्स टू f(x²) f'(x), देन अरे भैया dy/dx निकालना है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, फटाफट करते हैं, आज का 25 क्वेश्चन का अपना टारगेट है। तो ये हो गया कि हमारे पास में f'(x) दिया है e⁻√x, तो पूछ रहा है कि y इक्वल्स टू f(x²) और f'(x) इक्वल्स टू ये है। देखो अच्छा, तो पहले तो अपने पास दिया है f'(x) इक्वल्स टू e⁻√x, ठीक है। तो मेरा तो सजेशन है कि इसको क्या करो कि पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना।
तो इंटीग्रेट करने से आ जाएगा fx, और इधर में इंटीग्रेट कर दिया तो इधर आ जाएगा हमारे पास में e की रूट x का e की रूट x ही होता है। अब ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाले में है ना रूट x को t एज्यूम किया था, तो देखो रूट x को t एज्यूम किया था, तो अपने पास में x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो dx इज इक्वल टू 2t dt हो गया। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये आएगा e की पावर t और उसके साथ में 2t dt और यहाँ पर ऐसे। तो भैया इसका प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा कि उसको रोको जिसका ना हो पाता हो, है ना, जैसे कि t को रोका, है ना, 2 आगे कर रहा हूँ और t को रोक रहा हूँ। t को रोकने के बाद इंटीग्रेशन e की पावर t dt और फिर उसके साथ माइनस लगता है, फिर जिसको हमने रोका होता है उसका डी बाई डी एक्स करते हैं, फिर उसके साथ e की t dt करते हैं और फिर से एक बार इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा t e की t dt, ये खत्म है ना, यही आ गया, और माइनस में यहाँ पर e की t, तो ये आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है वो आया fx इज इक्वल्स टू, कलर रेड कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से देख लेना इसको, ये आ जाएगा टी ई टी माइनस ई टी। अब इसमें t की वैल्यू रख दे रहा हूं, तो t की वैल्यू मैंने एज्यूम की थी रूट x, तो ये आ जाएगी रूट x और फिर e की पावर रूट x और फिर माइनस e की पावर रूट x। यहां तक सही है? अब जरा देखो यहां तक जो समझ रहे हो तुम लोग। अब इसमें कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमें भैया जो है x की जगह पर x स्क्वायर पुट करके जो आए वो आंसर बताओ, ठीक है। तो देखो x की जगह x स्क्वायर पुट करूंगा तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर आ जाएगा e की x और इसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा e की x, क्योंकि स्क्वायर था तो सब रूट से बाहर आ गया। तो पता चला हमारा आया x e की x माइनस e की x। अब देखो कमीने बहुत है ये, इन्होंने कहा है कि पहले ये पता करो y बराबर, जो कि आ गया है x e की x माइनस e की x, यानी मेरा कंटेंट आ गया है ऐसे x e की x माइनस e की x। तो ये कह रहे हैं अब ये है हमारा y, तो कह रहे हैं इसका dy dx बताओ भाई। तो dy dx आ जाएगा x रो का e की x का किया प्लस में e की x रो का x का किया माइनस e की x का किया। तो भैया ये दोनों कट गए, तो ये दोनों कट गए तो अपने पास में आया x e की x, है ना। अब जरा मैं ये देख लूं कि कहां से अपना 2 टैकल नहीं हुआ, जरा बैक साइड में जाते हैं। इसमें अपने पास में 2 चल रहा था, एक ये 2 तुम्हारे सर से छूटा हुआ है, तो ये 2 आगे चल रहा था एकदम आगे, तो अपने पास नेक्स्ट पेज पे भी 2 चलेगा, तो ये चलेगा, ये वाला आगे है इसमें 2, तो 2x e की x, ये डी ऑप्शन रहेगा। अच्छा, जिसको नहीं क्लियर हुआ है एक बार जरा सा फिर से ऐसे मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, बस 2 मिनट लगेगा। तुम्हारे सर कह रहे हैं कि इस f डैश x को हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो जिसको ना आता हो वो रूट x को पहले t लेगा, फिर यहाँ पर सवाल में यहाँ पर ऐसे था इंटीग्रेट dt, तो मैंने क्या किया यहाँ पर e की t 2t dt ये लिख दिया, देखो ये लिख दिया, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब उसके बाद तुम्हारे सर ने इस क्वेश्चन को क्या किया, वर्कआउट किया, तो t e t माइनस e t आ गया। अब उसमें t की वैल्यू रख दी रूट x, तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब ये आंसर आने के बाद यानी ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है कि भैया x की जगह पर x स्क्वायर पुट करो, तो कर दिया, तो ये आया हमारा एक्चुअल फंक्शन सवाल करने वाला, ठीक है। अब इस एक्चुअल फंक्शन को तुम्हारे सर ने नेक्स्ट पेज पे लिया, ये वाला। अब इसमें क्या किया कि सर ने इसका डिफरेंशिएट कर दिया तुम्हारे सर ने, तो आगे इसमें 2 ऐसे चल रहा था, है ना। अब बस इसके बाद में आंसर आ गया 2x e की x, ठीक है, आया समझ में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो लिखा एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू sin x, y इज इक्वल्स टू cos x, x की वैल्यू 0 से π/2। तो देखो मैं तुमको सच बताऊं, मुझे तो इसका आंसर याद है ना, क्योंकि ये एनडीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो उस तरीके का मामला देखो, तब भी मैं तुम्हें एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम बनाया हम लोगों ने ऐसे करके, देखो तो sin x का ग्राफ ऐसे होता है और cos x का ग्राफ ऐसे होता है। अब तुम बस इतने पे फोकस करो,
तो देखो इसका पहला कट जहां पे पड़ता है ना, ये हमारा पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 में तुम्हें जो है इसका और इसका है ना, देख रहे हो, इसके बीच का ये एरिया चाहिए, वाई एक्सिस और साइन एक्स और कॉस एक्स के बीच का। तो बस आसान सा लाइन सुनना, अब तुम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना, लिमिट लगा देना तुम 0 से पाई बाई 2 की, और कह देना कि सर ऊपर साइन पड़ रहा है तो पहला फंक्शन साइन एक्स लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे उसके नीचे का एरिया कॉस वाले के नीचे का, तो कॉस एक्स, बस हो गया। अब साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, है ना। अब इस पे कर देना बॉक्स, फिर कर देना 0 से पाई बाई 2। अच्छा बताना भूल गया है ना कि हमारे पास में लिखा तो है ये लिमिट, लेकिन इनका कट जो है, कट हमारा कट पहला वाला 0, फिर पाई बाई 4। अरे भैया सुनो, ये कट तो पाई बाई 4 पे पड़ता है ना, तो यहाँ पर पाई बाई 4 की लिमिट रहेगी, तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा। अब रख रहा हूँ देखो, तो पाई बाई 4 रखा तो ये हो गया 1/√2 1/√2 यानी माइनस का 2/√2, और फिर हो जाएगा माइनस। अब एक बार रखेंगे 0, तो 0 रखने से ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, तो पता चला ये इससे कट जाएगा और आ जाएगा हमारा √2, वो भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, तो आंसर हो जाएगा 1 माइनस √2, यानी ये वाला आंसर चलेगा √2 माइनस 1। तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना तुम लोग, ये अपना राइट आंसर क्या है कि उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है तो माइनस का प्लस में चेंज कर लेना, ठीक है। बस आओ फटाक से 2 क्वेश्चन और देखते हैं और पैक करते हैं, ठीक है। लिखा है नंबर ऑफ वे इन 8 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर, क्या है ये सब, है ना, खराब वर्स्ट और बेस्ट पेपर साथ में ना है, ये सब तुम लोग मतलब कहाँ चक्कर में पड़े हो, है ना। तो तुम्हारे पास में 8 क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें एक वर्स्ट होगा और एक बेस्ट होगा। कह रहे हैं कि वर्स्ट और बेस्ट साथ में ना है, तो मेरा तो ऐसा कहना है कि वर्स्ट और बेस्ट को एक पेपर मानो साथ ही में लाओ तुम जबरदस्ती, है ना, और उसके साथ तुम्हारे 6 पेपर और बन गए, तो टोटल मिलाकर तुम्हारे 7 पेपर हो गए जो 7 फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे। इसमें से ये कमीना जो वर्स्ट और बेस्ट है ये भी आपस में घूमेगा, तो ये हो गए तुम्हारे पास में कम टुगेदर का केस हुआ है ये। अब उसने पूछा है तुमसे डू नॉट कम टुगेदर, कहना सर जी ऐसा है, टोटल क्वेश्चन पेपर है आपके 8, तो टोटल क्वेश्चन पेपर 8 हो गए, तो सर टोटल आपका परमुटेशन बनेगा 8 फैक्टोरियल, और ये है आपका सीटी कम टुगेदर का केस। सर जी इसमें से माइनस कर दीजिए और दिमाग ना खराब कर दीजिए, हो गया सर क्वेश्चन खत्म है। तो हमारे पास में ये डी वाला ऑप्शन चलेगा। जिसको ना समझ में आया जल्दी में एक बार फिर और देख लो। फिर से अपने पास 8 क्वेश्चन पेपर थे, इसमें से एक वर्स्ट था एक बेस्ट था, तो वर्स्ट और बेस्ट को तुम्हारे सर ने एक पेपर ले लिया, बचे हुए 6 पेपर दोनों मिला के हो गए 7 पेपर। 7 पेपर 7 फैक्टोरियल तरीके से घूमेंगे, उसमें वर्स्ट और बेस्ट पेपर भी 2 फैक्टोरियल तरीके से घूमेगा। ये तो आ गया कम टुगेदर का। अब टोटल होते हैं परमुटेशन 8 पेपर है तो 8 फैक्टोरियल, उसमें से कम टुगेदर माइनस कर देना और ये आ जाएगा नेवर कम टुगेदर का, नेवर कम टुगेदर का। लो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया, क्वेश्चन नंबर है ना 24। लिखा है A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट A एडजॉइंट A, पता नहीं क्या लिखा है यहाँ पे 10, और पूछ रहा है एडजॉइंट A की वैल्यू का मॉड्यूलस। तो मुझे तो लगता है कि ये मॉड ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो तुमको अपने पास यहाँ पे ऑर्डर देख लो, एक मिनट रुकना यहाँ पे तुम अपना ऑर्डर देख लो। अबे सही करो पहले, है ना। ये देखो ये हो गया एडजॉइंट A ऐसा, इसकी मॉड वैल्यू, तो भैया इसका मॉड वैल्यू होता है मॉडुलस A की पावर n-1। तो बस देखो यहाँ पे कितना लिखा 10 की पावर 3-1। कहते ना अरे सर दिमाग ना खराब करिए, हो गया क्वेश्चन 100, है ना। चलो हो गया, समझ गए, फॉर्मूला लगाना क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, है ना। ठीक, आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। अगला क्वेश्चन का ऑर्डर और अगले बचे हुए 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आउट करूंगा। एक बार इसको एनालाइज कर लेना, कुछ डाउट शाउट हो तो तुम कल के जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें पूछ लेना एक बार मेरे से, ठीक है। तो ये गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा डिफरेंशियल इक्वेशन खतरनाक सी दी हुई है और कह रहे हैं कि इस खतरनाक सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अरे तो बहुत ही टिपिकल है, कैसे करोगे। तो सुनो मेरी तरफ से प्लान बी पे फोकस कर लो, हो सकता है कि तुम्हारे को नेक्स्ट टाइम से सही होने लगे। तो प्लान बी क्या है वो सुनो। मेरा तो ऐसा कहना है कि ये इसका पूछ रहा है कि इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन है, ये ऐसे करके। तो तुम लोग एक काम करो
कि तुम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले एक टारगेटेड वैल्यू निकाल लो। क्या कर लो, जैसे x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, तो यहाँ पे रखा तो 1 - 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे करके और यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 बराबर में 1, तो पता चला ये हो गया 3 और अपॉन में -3, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया तुम्हारा कितना, -1। समझे, पहले तो ये निकाल लेना, अपने आप से टारगेट ले लेना। अब टारगेट लेने के बाद जानते हो क्या करना, अब नीचे लिखे हुए सारे ऑप्शन का तुम लोग डी बाई डी एक्स कर देना, डी बाई डी एक्स कर देना, डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स करने के बाद उसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर देना, और जो सॉल्व करके तुम्हारे को -1 दे दे, बस वही सही आंसर होगा। अब मैं नहीं करूंगा, अगले वाले वीडियो में देखेंगे बाकी का सॉल्यूशन, इसको तुम लोग कंप्लीट करोगे। तो तुम सारे के सारे बढ़िया तरीके से इसी IMU के पेपर के 2025 के पेपर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, यानी ये है अपना IMU 2025 जो 24 मई को हुआ था 2025 में, ठीक है। तो तुम्हारे को क्या करना है कि जो लोग तैयारी और प्रिपरेशन करना चाहें वो हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम के बाद भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका बोर्ड एग्जाम पिछले साल ही फिनिश हो गया वो आकर हमारे यहाँ 5 फरवरी से नया बैच है तुम्हारा अपकमिंग, है ना। ये बैच का जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ का बैच है। तो तुम सारे के सारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉल करके कनेक्ट करके हमसे ये पूछ सकते हो कि सर हमारे को नया बैच कैसे ज्वाइन करें और कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। बाकी सारे के सारे तुम लोग इस यूट्यूब वीडियो पर बने रहो, बढ़िया तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन करके एक बार मेरे को लाना और दिखाना जब तुम लोग, है ना, फिजिकली मीट आउट करो। ओके, गुड लक कैंडिडेट, ऑल द बेस्ट।